नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि रीट एग्जाम में आपके सीधे यहीं से प्रश्न आने वाले बहुत चांस है ज़्यादा। तो इसलिए देखिए, इस वीडियो को देखना नहीं भूले आप। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि संस्कृत भाषायां कथितादेशानुसारेण कार्य संपादनेन विकास भवति। कहने का मतलब है कि संस्कृत भाषा में कथित आदेश अनुसरण क्या होता है? ये होता है कि किसी ने कोई आदेश दिया है, उसका कार्य संपादन करना। तो देखिए, आदेश दिया है, कौन देता है? गुरु ही देगा आदेश, तो गुरु देगा। जबकि कार्य संपादन हो रहा है तो वो कार्य संपादन कौन करेगा? छात्र करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कह रहा है कि विकास किसका होगा? छात्र का होगा, गुरु छात्र का होगा। तो छात्र कार्य करे तो इसको क्या कर रहा है? वो देखो, व्याकरण दक्षता है, श्रवण कौशल है, लेखन कौशल है, पाचन कौशल है। इसका मतलब है कि भाई वो सुनकर कार्य संपादन है। यानी जो कथित आदेश, ये तो गुरु ने कहा था, तो छात्र क्या करेगा? उसको सुन के करेगा, तो श्रवण कौशल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले प्रश्न का यहाँ विकल्प नंबर 2 है, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या दूसरा है, महाकवि दंडी की रचना कौन सी नहीं है? कि महाकवि दंडी न रचना न विद्यते, नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? काव्यादर्श, दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा या वासुदत्ता। तो देखिए दोस्तों, महाकवि दंडी की काव्यादर्श रचना ये भी है, दस कुमार चरित्र भी है, अवंती सुंदरी कथा, ये सारी की सारी दंडी की रचना है। ठीक है, जबकि जो वासुदत्ता रचना है, ये किसने लिखी थी? ये वासुदत्ता लिखी थी सुबंधु ने। दोस्तों, किसने लिखी थी? सुबंधु ने। तो यहाँ पे जो वासुदत्ता है वो बिल्कुल दंडी की रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या जो 2 है, इसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण का जो मूल्यांकन है, उसके साधनभूत क्या है? कि संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधनभूता भवन्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन के साधन क्या है? बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, उपयुक्त सर्वा। तो देखिए, संस्कृत मूल्यांकन कह रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो संस्कृत में मूल्यांकन करोगे तो बालक की बुद्धि के आधार परीक्षा होगी, बिल्कुल सही है चीज। अभिरुचि के आधार पर उसकी रुचि क्या है, ये भी जान के करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा जो आसक्ति परीक्षा होगी तो ये भी उसमें होती है दोस्तों, कि उसके आचरण व्यवहार ये चीजें क्या है ना, उसकी योग्यता क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें जानी जाती है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या? उपयुक्त सभी मूल्यांकन के साधन संस्कृत शिक्षण में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 3 है, वहां पे विकल्प नंबर 4 है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 में कह रहे कि सलाका परीक्षा भौति मौखिकांतर्गता, प्रश्नांतर्गता, लिखितांतर्गता या उभयांतर्गता। कहने का मतलब है कि मौखिक परीक्षा है, प्रश्नों की परीक्षा है, लिखित है या उभयांतर। तो देखिए, सलाका परीक्षा दोस्तों मौखिक अंतर्गत आती है। सलाका परीक्षा होती क्या है? सलाका का अर्थ होता है कि एक पतली सी छड़ी, पतली छड़ी है ना, पतली छड़ी होती है, ये उसे कहते हैं हम सलाका। क्या कहते हैं? सलाका। परीक्षा कैसे होती है कि शिक्षक क्या करता है, किताब को बंद करता है या खोलता है, उसमें एक छड़ी डाल देता है, छोटी सी छड़ी। ठीक है, वो डाल दी। अब जब भी खोलेगा, प्रश्न पूछेगा बच्चे से, तो जहां से वो छड़ी निकले वहीं से उठा के प्रश्न शुरू कर देगा। ये चीज होती है सलाका परीक्षा, है ना। तो ये मौखिक परीक्षा हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 4 है, उसका विकल्प नंबर 1 है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 में। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ति है विकास है बहुती। कि छात्रों के भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास करना है। भाव प्रकाशन क्या होता है? विचार, उसके भाव, है ना। यानी क्या कर रहा है वो? विचार रख रहा है, भाव रख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बोलेगा, है ना, बोल रहा है वो। ठीक है, बोलना, है ना, बोल रहा है वो। तो इस कौशल का विकास करना है, शक्ति का विकास करना, तो किससे करोगे? पारायण विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, वाद विवाद या पाठशाला विधि से, किससे करोगे? तो देखिए दोस्तों, पारायण विधि प्राचीन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि ये भी सभी सारी प्राचीन ही है, वाद विवाद ये भी प्राचीन है। लेकिन देखिए, बोलने का विकास कहाँ हो रहा है? अब देखिए, प्रश्न उत्तर पूछे कि शिक्षक ने प्रश्न पूछा, छात्र ने बता दिया, तो ये इससे कोई भाव प्रकाशन शक्ति विकास नहीं हो रही, है ना। पारायण विधि तो इसमें भी नहीं हो रही, ये प्राचीन विधि है, इसमें क्या है? वैदिक मंत्र कंठस्थीकरण कर दे। ठीक है, लेकिन भाव प्रकाशन की चीज नहीं है, पारायण भी नहीं है, प्रश्नोत्तर भी नहीं है। और इसके अलावा पाठशाला विधि देखूं तो ये भी प्राचीन विधि है ना। इसमें भी वेदों को कंठस्थ वगैरह करना ये सिखाया जाता, तो ये चीज भी नहीं है, बल्कि वाद विवाद विधि है। वाद विवाद विधि में दोस्तों होता क्या है? वाद विवाद विधि में कि आप जानते ही हो, पक्ष या विपक्ष रखे जाते हैं वाद विवाद विधि में, है ना।
तो ये एक भावों को प्रकाशन करने की विधि है, यानी इसमें भाषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है, टिप्पणी की जाती है ना। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 कह रहा मस्तिष्क यंत्र से अपरम नाम की, मस्तिष्क यंत्र का अपरम यानी दूसरा नाम क्या है? भाषा पंचिका, संगणकम, दूरदर्शनम या ध्वनि पंचिका। देखिए ध्वनि पंचिका, भाषा पंचिका, ये कोई यंत्र अपने मतलब जो अधिगम सामग्री इसमें नहीं आ रही है, भाषा पंचिका, ध्वनि पंचिका। और जो दूरदर्शन है तो ये मस्तिष्क यंत्र है नहीं। बाकी कौन सा बचा? संगणकम। संगणक क्या होता है दोस्तों? संगणक होता है कंप्यूटर, जानते हो आप। संगणक क्या होता है दोस्तों? संगणक होता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को मस्तिष्क यंत्र कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूट से। उसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। क्या होता है दोस्तों? गणना करना। जैसे हम हिसाब किताब लगाते हैं, गणना करते हैं, तो वो मस्तिष्क से ही तो करेंगे। तो इस प्रकार से मस्तिष्क का यंत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 6 है उसमें बिल्कुल आपके विकल्प नंबर जो 2 है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 कह रहा कि मूल्यांकन छात्रस्य पूर्णतया किम मापितुम शक्यते। मूल्यांकन में छात्र की जो पूर्णता है वो किसमें मापी जाती है? व्यक्तित्व, चातुर्यम, वैदुष्यम या प्रातिभ्यम। तो देखिए उसका चतुर्य, उसका विद्वता और उसकी प्रतिभा, ये तीनों चीजें मूल्यांकन में नहीं मापी जाती, बल्कि क्या मापी जाती है? व्यक्तित्व मापा जाता है ना दोस्तों। क्या मापा जाता है? व्यक्तित्व होता क्या है? यानी किसी व्यक्ति की उसके गुण है, उसके आदत है ना, उसका स्वभाव है, उसका आचरण है, ये सारी चीजें व्यक्तित्व में होती है। इस प्रकार मूल्यांकन छात्र के व्यक्तित्व से किया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 7 है इसमें विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि अतोक्ता विषय विधेय नीचे जो विधियां लिखी है, काठिन्य निवारण विधि इतनी नाम ना। काठिन्य निवारण यानी कि छात्र की कठिनाई का निवारण करना, तो कौन सी विधि इसमें है? प्रवचन विधि है ना। शिक्षक छात्र को प्रवचन देता है ना, ये चीज हो गई। छात्र की ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करता है, उद्बोधन देता है छात्रों को है ना, किसी चीज को स्पष्टीकरण करता है ना, किसी चीज को स्पष्ट करता है, उसकी व्याख्या करता है ना, उसको स्पष्ट करता है। तो ये सारी है ना काठिन्य निवारण की है ना। इसमें क्या होता है? इसमें ये सारी छात्रों की जो कठिनाइयां हैं वो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? एतेत्रीय, ये तीनों ही विधियां हैं वो काठिन्य निवारण की विधियां हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक क्या करेगा? छात्रों को कुछ ना कुछ बताता है। प्रवचन विधि में प्रवचन कहता है उसे, उद्बोधन विधि में उद्बोधन करता है शिक्षक, छात्रों के समक्ष वो स्पष्टीकरण में स्पष्ट करता है। तो तीनों के तीनों जो विद्या है उसमें काठिन्य निवारण चीज हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 8 है, इस प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दोस्तों कि संस्कृत शिक्षण में नवीनतम उपागम है अस्ति। नवीनतम उपागम क्या है? नवीनतम विधि कौन सी? परीक्षा कार्य। देखिए परीक्षा ये पहले से हो रही है, ठीक है, तो ये नहीं रहेगी। संभाषण कार्यम, ये संभाषण बातचीत, संभाषण भाषण कौशल, ये भी नवीन नहीं है। और मूल्यांकन कार्यम, ये भी चीज पहले की है। ठीक है, तो बच्चा कौन सा? प्रयोजना। प्रयोजना में होता क्या है? तो छात्रों को जीवन की जो यथार्थ है ना, लेकिन वो किसी जीवन की यथार्थता है ना, उससे संबंधित प्रश्न दिया जाता है, जो समस्या दी जाती है ना, और उसका समाधान करने के लिए छात्र है ना बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं दोस्तों। क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रयोजना कार्यक्रम ये एक नवीन विधि है। संस्कृत शिक्षण में क्या है? नवीन विधि है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न। दोस्तों आगे देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तम लेखन है एतद आगे से। जो उत्तम लेखन है वो किसमें नहीं, यानी नहीं आ रहा है ना, उसमें उत्तम लेखन कौन सा नहीं। देखिए व्याकरण शुद्धता होनी चाहिए, उत्तम लेखन बिल्कुल होनी चाहिए, व्याकरण की शुद्धता होती है ना। योग्य पदों का चयन, भाई अच्छे शब्द और शब्द को जो क्रम है वो होना चाहिए ना। योग्य पदों का चयन यानी वही शब्द होना चाहिए लेखन में जिसका कोई अर्थ निकला, तो योग्य पदों का। और विचारों में भावों की बढ़िया अभिव्यक्ति होनी चाहिए, विचारा उपस्थापन होना चाहिए। तो ये चीजों ने केवलम मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो पहले वीडियो आए थे कि ये नेगेटिव शब्द है ना, तो नेगेटिव शब्द यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो केवल उत्कृष्ट, केवल सही लिखना ही थोड़ी होता है, तो ये चीज क्या इसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो आपके 10 है इसमें विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या
11 कि श्रवण भाषा कौशल विकास कैसे होता है ना। श्रवण भाषा कौशल से विकास है बहुत ही चित्र पठनेन लेखन अभ्यासन पद्य गीतनाम अभ्यासन व्याकरणम ज्ञानेन। श्रवण भाषा का कौशल का विकास करना दोस्तों, तो देखिए चित्र को पढ़ने से होता है, ये तो पठन का आ गया तो ये चीज नहीं होगी, ठीक है। लिखने का अभ्यास, तो ये तो लिखने का आ गया है ना, ये लेखन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, पठन से। और ये किससे है, ये लेखन से है ना, तो ये दोनों नहीं रहेगी। इसके अलावा क्या कह रहा है, व्याकरण का ज्ञान। व्याकरण ज्ञान तो अपना आप हो जाएगा जब जो चारों कौशल है उन चारों कौशलों का विकास हो जाएगा, तो व्याकरण का मतलब ज्ञान भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ केवल श्रवण भाषा कौशल का एक ही तो कौशल का पूछा है, तो एक कौशल का कब होगा, पद्य गीता नाम अभ्यास है ना, कि जो पद्य के जो गीत है वो सुनाएंगे है ना, सुनाएंगे तभी तो श्रवण भाषा का जो कौशल विकसित होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 11 है इसका विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 में कि लय है बलागात है स्वर च कश्य गुणा, की लय है बलागात है स्वर है, ये किसके गुण है, शब्देतर भाषाया लिखित भाषाया संगीत सौराणाम या संभाषण भाषाया। दोस्तों शब्द से जो इतर अन्य चलता है, शब्द प्लस इतर शब्देतर भाषा है ना, शब्द से जो अन्य भाषा चलती है उसमें नहीं, ऐसे कोई चीज नहीं है। लिखित भाषा, लिखित में लय बलागात कहाँ आते हैं, नहीं आते हैं ना। बाकी संगीत के स्वर में तो ये अपने कोई है चीज नहीं है, मतलब कौशल वगैरह है नहीं कोई। संभाषण भाषा, बिल्कुल संभाषण भाषा का मतलब होता है जो भाषण कौशल है ना दोस्तों, भाषण जो भाषण कौशल है दोस्तों, तो वो संभाषण भाषा कहते हैं कि बिल्कुल आपके बोलने में लय का भी प्रयोग होता है ना, बलागात बल भी होता है, स्वर भी होता है और अनुतान भी होता है। तो दोस्तों संभाषण भाषा यहाँ बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 13 है कि प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण में कश्य विधि प्रयोग करता है, कि प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि प्रयोग की थी, प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, पाठशाला विधि, पाठ्यपुस्तक। तो दोस्तों जो प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय है इन्होंने प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल सही आ जाएगा यहाँ पे, बाकी तीनों जो विधियां हैं वो इनकी नहीं है। वीपी बोकिल ने प्रत्यक्ष विधि की थी। प्रत्यक्ष विधि होती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट मेथड कहते हैं, निर्बाध विधि भी कहते हैं, सुगम विधि कहते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। जिस भाषा को जिसमें सिखाना वही माध्यम काम, जैसे संस्कृत सिखाना तो संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ो ना, मातृभाषा नहीं होती जबकि इसमें माध्यम काम आता है। हिंदी सिखाना तो हिंदी माध्यम से ही सिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये होती है प्रत्यक्ष विधि। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 13 है उसका विकल्प नंबर 1 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधो किम न क्रियते, प्रत्यक्ष विधि में कौन सी क्रिया नहीं होती है। पुस्तक से प्रयोगम व्याकरण से शिक्षणम मातृभाषा या प्रयोगम या शिक्षण साधन नाम प्रयोगम। अद्वैय भी पिछला प्रश्न इसी से संबंधित था। देखिए पुस्तक का प्रयोग प्रत्यक्ष विधि में नहीं होता है, बिल्कुल होता है। व्याकरण शिक्षण ये भी होता है, और शिक्षण के जो साधन सामग्री वो भी प्रत्यक्ष विधि पढ़ाने में काम आते हैं, सहायक सामग्री आएगी। लेकिन जो मातृभाषा का प्रयोग है वो क्या है, वर्जित है, जबकि जो माध्यम से सिखाना वो इसमें बिल्कुल सही होता है दोस्तों। माध्यम से सिखा सकते हो लेकिन मातृभाषा से आप नहीं सिखा सकते हो। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 का विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है 15वां। प्रश्न संख्या 15 है कि अभिनय विधेय प्रयोग है कुत्र क्रियते। प्रश्न संख्या 15 है कि अभिनय विधि है, जो अभिनय विधि होती है, अभिनय जानते हो आप अभिनय क्या होता है ना, तो वो प्रयोग है वो किस कौन से शिक्षण में होता है, नाटक शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, गद्य या कथा शिक्षण है। तो देखिए ना तो पद्य में होती है चीज, ना ही दोस्तों गद्य में होती है, ना ही कथा शिक्षण में होती है। ये किस में होती है, नाटक शिक्षण में। नाटक शिक्षण की दोस्तों कुल मिला के 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं दोस्तों, 2 विधियां ना। नाटक शिक्षण की 2 विधियां हैं, और उन नाटक शिक्षण की वैसे 3-4 विधियां हैं, उनमें से देखिए 2 विधियां कौन सी आती है। नाटक जो शिक्षण है इसे एकांक शिक्षण भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, एकांक शिक्षण भी कहते हैं। और इसमें देखिए एक तो होती है कक्षा अभिनय और एक होती है रंगमंच अभिनय, ठीक है। उनमें से आप याद रखना, अगर बेटर पूछे कौन सी है तो कक्षा अभिनय इसमें बेटर आएगी,
क्योंकि रंगमंच पे जाएंगे तो पात्र वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें बननी बननी होगी, है ना, वेशभूषा वगैरह वो सारी चीज़ें होगी, समय खराब होगा, अतिरिक्त कालांश, अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, तो ऐसी चीज़ें विद्यालय कर नहीं सकता ना। तो जो कक्षा में अभिनय किया जाता है बिना किसी वेशभूषा के, है ना, बस पात्र ही बना जाता है बिना किसी साज सज्जा के, तो ये होती है अभिनय विधि और ये होती है नाटक शिक्षण। ठीक है दोस्तों ये थे आज के संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न, और हर रोज आप इसी प्रकार शिक्षण विधियों का वीडियो देखना है तो दोस्तों हर सुबह आपको 8:30 बजे या 9 बजे के करीब वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद।